अब देख लेते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो हम सब जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के हाथ में पॉलिटिकल पावर आना शुरू हो गई। तो जब पॉलिटिकल पावर आ ही गई थी तो अब इन्होंने अपने किंगडम अपने एम्पायर को एक्सपैंड कैसे किया, बढ़ाया कैसे। तो इसमें आपको टू पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है, एक है सब्सिडरी अलायंस और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस वर्ड को डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है स्कूल में, वो इसको डॉक्ट्रिन ना पढ़ के डॉक्ट्राइन पढ़ रहे थे। मैंने बोला ये डॉक्टराइन क्या है तो इसको डॉक्ट्रिन पढ़ते, डॉक्टराइन कोई नहीं पढ़िएगा। तो सब्सिडरी अलायंस को किसने पास किया था? सब्सिडरी अलायंस ये पॉलिसी किसने बनाई थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। वेलेस्ली। तो सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाई थी, जो कि क्या थे, गवर्नर जनरल थे बंगाल के, गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और बंगाल के उस टाइम पे साथ ही साथ गवर्नर भी थे। तो हमने क्या पढ़ा था, 1772 से लेके 1833 तक के सारे बंगाल के गवर्नर्स ऑटोमेटिकली ही इंडिया के क्या बन जाते थे, गवर्नर जनरल बन जाते थे इंडिया के। तो इनका टाइम पीरियड ये कब से कब तक गवर्नर जनरल रहे? ये 1798 से लेकर ये 1805 तक इनका रूल चला। अब क्योंकि अब ये 1772 से लेके 1833 के बीच में आता है, ये ऑटोमेटिकली बंगाल के गवर्नर थे, ऑटोमेटिकली गवर्नर जनरल बन गए इंडिया के। वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अगर हम देखें तो इसको किसने पास किया था, ये पॉलिसी किसने बनाई थी? तो इसको बनाया था लॉर्ड इसको बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने इसको बनाया था। अब लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक ये भी गवर्नर जनरल थे इंडिया के, बट ये गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं थे, बट गवर्नर जनरल थे। कैसे? क्योंकि ये 1833 के बाद ये गवर्नर जनरल बने थे, इसलिए ये गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं बने। अब ये कब से कब तक बने? तो ये 1848 से लेके 1856 तक ये इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे। 1848 से लेके 1856 तक ये इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे। अब देखते हैं सब्सिडरी अलायंस में असल में होता क्या था। तो सब्सिडरी अलायंस में होता क्या था, पहली बात तो सब्सिडरी अलायंस को साइन करना होता था। हमने बहुत सारे, मैं जब आपको मैसूर पढ़ाऊंगी, मैसूर का वो टॉपिक पढ़ाऊंगी, सब शायद मैंने पढ़ा भी दिया है, हाँ शायद मैंने पढ़ाया है। तो मैसूर का जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो वोडेयर्स थे, एक डायनेस्टी थी, उसने क्या किया था, ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था। ये नहीं कहा था कि ब्रिटिशर्स ने अपने आप से सब्सिडरी अलायंस उन पर डाला था, नहीं, अपने आप से उन पर नहीं डाला थे, अपने आप से उनको नहीं फोर्स किया था। वोडेयर्स जो थे उन्होंने अपने आप साइन की थी क्या, सब्सिडरी अलायंस। मराठास की भी जब हार हुई थी तो सारे क्लैंस के लीडर्स ने क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था। ठीक है, मतलब इनको फोर्स किया गया साइन करने के लिए, ये मैं मानती हूँ, सबको फोर्स किया गया साइन करने के लिए, लेकिन उनको उनसे साइन करवाना क्या था, जरूरी था, जबरदस्ती साइन करवाया गया। लेकिन अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के केस में देखोगे तो इसमें साइन वाइन की कोई जरूरत नहीं थी। अब क्यों, तो वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली सब्सिडरी अलायंस में होता क्या था, बहुत बार हमने पढ़ा, इसने सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिशर्स के साथ साइन किया, उसने किया, इसने किया। अब इसमें बेसिकली होता क्या था कि कोई रूलर नहीं चाहता था, अगर ये पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो हो जाता, कोई भी कर लेता, लेकिन अच्छी नहीं थी इसीलिए कोई नहीं करता था। तो क्या होता था बेसिकली इसमें,
तो सबसे पहले तो जो रूलर होता था वो अपनी खुद की जो आर्मी होती है, खुद की जो फोर्सेस होती हैं, सारे रूलर्स क्या करते हैं, खुद की आर्मी रखते हैं, खुद के फोर्सेस रखते हैं। बट जिस रूलर ने गलती से ब्रिटिशर्स के साथ ये सब्सिडरी अलायंस साइन कर दी, पॉलिसी साइन कर दी, वो अपना खुद का आर्मी नहीं रख सकता है। उसका जो राइट है खुद की आर्मी रखने का वो ख़त्म हो जाता है, वो खुद की फोर्सेस नहीं रख सकता है। तो वो कैसे काम चलेगा? हमने तो ये भी पढ़ा है, हम तो ये भी जानते हैं कि कोई किंगडम है, कोई एम्पायर है, तो उसको डिफेंड भी करना है। अगर दुश्मन बाहर से आ गए तो ये आर्मी रखेगा, पर किसी भी रखेगा, ये ब्रिटिश आर्मी रखेगा। अगर किसी रूलर ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर दी तो ये क्या करेगा, ये ब्रिटिश आर्मी रखेगा। और वो भी ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स को खुद से देंगे कि हाँ ले जाओ इसको, हमारी आर्मी को और काम करवाना है, ऐसा नहीं है। उस रूलर को, ब्रिटिश आर्मी को रखना पड़ेगा, वो भी अपने पैसे पे। उसको उनका जो पेमेंट है खुद करना है। ब्रिटिश आर्मी के लोगों का जो पेमेंट है उसको खुद करना है, सोल्जर्स का पेमेंट खुद करना है इसको। और लेकिन ये अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकता है, पैसे अभी भी देने हैं इसको, पैसे अभी भी इसी को देना है, बट ये खुद की आर्मी नहीं रख सकता, ये ब्रिटिशर्स की आर्मी रखेगा। प्लस जब ये खुद की आर्मी रखता तो अगर मानिए कि अगर ये रूलर पेमेंट में लेट कर देता, मानिए ये हमारे ये हमारे एक रूलर है, ठीक है, ये हमारे एक रूलर हैं चिंटू लाल, ठीक है। अभी चिंटू लाल ने क्या किया, मजे में सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। तो अब इन बेचारे की बड़ी बुरी दुर्दशा होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये अपनी खुद की आर्मी रख नहीं सकते। ब्रिटिशर्स की आर्मी रखेंगे तो अभी भी वही कंडीशन है, पैसे इन्हीं को देने हैं, ब्रिटिशर्स देंगे नहीं इनको, इनकी आर्मी के लिए पैसे। दूसरी चीज़, एक और ये घाटे में जाएंगे। अगर इनकी खुद की आर्मी रहती और अगर पेमेंट में इन्होंने लेट किया होता तो हो सकता है कुछ सोल्जर्स काम छोड़ के चले जाते, या फिर कुछ सोल्जर्स सोचते ठीक है लेट हो रहा है, सैलरी में हो रहा है, थोड़ा देर से ही मिलेगा, एक ही बार पैसा दे देंगे जो रूलर है। लेकिन ऐसा ब्रिटिश आर्मी में नहीं था। ब्रिटिश आर्मी में अगर इन्होंने गलती से पेमेंट लेट कर दी तो इनके किंगडम से, मानिए ये इनका किंगडम है, इनके किंगडम से कुछ टेरिटरी, कुछ पार्ट ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, खुद के पास ले लेंगे। बोलेंगे कि तुमने लेट किया है, इसीलिए इस टेरिटरी को हम एज अ जुर्माना ले रहे हैं, ठीक है, इस टेरिटरी को हम एज अ जुर्माना ले रहे हैं। अब जो इनकी इतनी टेरिटरी थी, बस इतनी सी बच गई, तो टेरिटरी लॉस भी हुआ, इनको। दूसरी चीज, अगर इन्होंने सब्सिडी अलायंस साइन नहीं की होती तो ये इनकी मर्जी पे रहता कि ये किस किंगडम के साथ कैसे रिलेशंस रख रहे हैं। अगर ये किसी किंगडम के साथ चाहते हैं कि वो कोई ट्रीटी करें या फिर फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाएं, किसी भी रिलेशन, किसी दूसरी किंगडम के साथ ये किसी रिलेशन में आना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, कोई ट्रीटी साइन करना चाहते हैं, तो ये क्या थे, खुद पे, ये इनके खुद के मर्जी पे डिपेंड करता था कि ये करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर अब ये इन्होंने तो लेकिन मजे में आकर सब्सिडी अलायंस साइन कर दिए तो क्या होगा, ये इनको किसी भी किंगडम से कोई रिलेशन बनाने के लिए, फ्रेंडशिप ट्रीटी कुछ भी, इनको सबसे पहले जाना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के पास। इनको सबसे पहले जाना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के पास और फिर ये पूछेंगे कि बोलिए मालिक, हम इस किंगडम के साथ, उस किंगडम के साथ हम फ्रेंडशिप कर लें, ट्रीटी कर लें, ये कर लें। इनको क्या करना पड़ेगा, चिंटू लाल को परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिशर से। तो ये इनका जो खुद का डिसीजन लेने का दौर था वो खत्म हुआ, अब ये ब्रिटिशर्स के अंडर में। तो ये खुद के डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते हैं, रिलेशन है अगर इनको सेटअप करना है किसी किंगडम के साथ। दूसरी चीज, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, यहाँ पे तो चलो परमिशन ले भी लिया इन्होंने, पर एक और चीज थी। हम जानते हैं जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो अकेले यूरोपियन ट्रेडर्स नहीं थे, और भी बहुत सारे ट्रेडर्स आए थे यूरोप के, जो कि हमारे इंडिया के लिए फॉरेनर्स थे, फॉरेन ट्रेडर्स थे। तो चिंटू लाल को बोला जाएगा कि चिंटू भैया आप क्या करिए,
बाकी के सारे फॉरेन ट्रेडर्स जो हैं, बाकी के सारे फॉरेन ट्रेडर्स जो हैं उनका पट्टा जो पत्ता है वो कट कर दीजिए और सिर्फ ब्रिटिशर्स को मार्केट में रहने दीजिए, सिर्फ ब्रिटिशर्स को आप मार्केट में रहने दीजिए, बाकियों का पत्ता आप जल्दी से कट करिए वरना हम आपका पत्ता कट कर देंगे, ठीक है। तो अब इनको सारे फॉरेन ट्रेडर्स को भी ले जाना भगाना पड़ेगा कि जाओ, और फॉरेन ट्रेडर्स से जो ट्रेड पे इनको टैक्स मिल रहा था वो भी हाथ से गया, फॉरेन ट्रेडर्स भी हाथ से गए, बचे ब्रिटिशर्स जो कि इनको छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट एक और चीज थी कि इनको ब्रिटिशर्स, अगर इन्होंने सब्सिडी अलायंस अब साइन कर ही दी है तो जब ब्रिटिश इतना दशा कर रहे हैं उनका तो थोड़ा सा और करने में क्या जाता है। ये क्या करेंगे, चिंटू लाल को क्या करना पड़ेगा, महाराजा चिंटू लाल को, कि उनको ब्रिटिशर्स का एक ब्रिटिश रेसिडेंट मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे रेसिडेंट का मतलब घर नहीं है, रेसिडेंट यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक ब्रिटिश ऑफिशियल को बोल रहा है। यहाँ पे ब्रिटिश रेसिडेंट एक ब्रिटिश ऑफिशियल को बोल रहा है जो क्या करेगा। अब हम सब जानते हैं, हमने मराठा, मैसूर, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर सब में पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स की एक बड़ी आदत थी, एक बहुत प्यारी सी आदत थी कि ये क्या करते थे, ये सबके इंटरनल अफेयर्स में घुसते थे, इनको दूसरे के पर्सनल मैटर से बहुत मतलब रहता था। तो ये क्या करेंगे, ये एक ब्रिटिश रेसिडेंट भेज देंगे, और क्योंकि ये आदत से मजबूर है, अब यहाँ पे सब्सिडी अलायंस में भी ये नहीं, क्योंकि इंटरनल अफेयर में घुसने से, पर्सनल मैटर में घुसने से, तो ये क्या करेंगे, एक ब्रिटिश रेसिडेंट इनके कोर्ट में बैठा देंगे, जो सभा वभा लगती है उसमें एक ब्रिटिश रेसिडेंट, एक ब्रिटिश ऑफिशियल बैठा देंगे। उस ब्रिटिश ऑफिशियल का, उस ब्रिटिश रेसिडेंट का पता है क्या काम रहेगा, उसका काम रहेगा जो भी चिंटू लाल के कोर्ट में जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स, जो भी कमर्शियल अफेयर्स, जितनी भी बातें हो रही हैं उसकी, उन सारी चीज़ों को सुनना, समझना, एंड फिर जाके उन सारी चीज़ों की ब्रिटिशर से चुगली कर देना। अब यहाँ पे क्या हो, फिर से ये अब कोर्ट में जो भी इंटरनल अफेयर्स चल रहे हैं, जो भी पर्सनल बातें चल रही हैं, ये तो ब्रिटिश एक रेसिडेंट जो है वो सुन रहा है, और वो फिर क्या करेगा, वो जाके ब्रिटिशर्स के साथ के पास जाके इन सबकी चुगली कर देगा, सब कुछ बता देगा कि हाँ ऐसे ऐसे चिंटू लाल ने ऐसे ऐसे बोला है, वैसे वैसे बोला है। अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अगर उनको ठीक लगेगा तो ठीक लगेगा, नहीं तो इनको अल्टीमेटम देंगे, इनको धमकी देंगे कि देखो सुधर जाओ, ऐसा वैसा मत करो, ये ऐसे लॉज मत बनाओ, ऐसे रूल्स मत बनाओ, ठीक है। और अगर ये कोई ऐसा रूल बना रहे हैं जिससे ब्रिटिशर्स को दिक्कत है, तो वो ब्रिटिश रेसिडेंट क्या करेगा, उठ के उसमें बोल सकता है, उसमें वो बोलेगा कि ऐसा मत बनाओ, इनको मजबूरन करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये इन्होंने तो सब्सिडी अलायंस साइन कर ली है, तो टोटली ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ ही गए हैं, डायरेक्टली बोलो इनडायरेक्टली बोलो, लेकिन आ गए हैं, तो क्या होगा, इनको मानना पड़ेगा, मानेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। अपनी आर्मी इन्होंने रखी नहीं है, ब्रिटिश आर्मी रखी है इन्होंने अपने एक्सपेंस पे, अपने पैसे पे। और रही बात ब्रिटिश आर्मी की, तो वो तो भले आप ही पैसा दे रहे, चिंटू लाल ही पैसा दे रहेंगी, तो वो ब्रिटिशर्स की तो सुनेंगी वो ब्रिटिशर्स का, कभी आप ही बधावा बोल देंगी चिंटू लाल पे। खैर चिंटू लाल गए सभी जगहों से। अब चिंटू लाल की तरह कौन सी ऐसी जगहों हैं जिसमें सब्सिडी अलायंस साइन हुई, जिन्होंने सब्सिडी अलायंस, जहाँ रूलर्स ने सब्सिडी अलायंस साइन की। देखते हैं चिंटू लाल जैसे कितने लोग हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है हैदराबाद। दूसरा है हमारा मैसूर। तीसरा है हमारा कोचीन, जिसको हम कोची बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में इसको कोची बोलते हैं। फिर आता है हमारा त्रावणकोर। उसके बाद हमारा आता है अवध एंड उसके बाद हमारा आता है ग्वालियर। अब इन सारी चीज़ों को, अब इन सारे स्टेट्स का नाम, इन सारे स्टेट्स में बोल रही हूँ, इन सारी जगहों का नाम हम याद कैसे रखें।
तो इसके लिए मैं एक ट्रिक लाई हूँ आपके लिए, जिसका नाम है CMG की हैट। ठीक है, C से आप लोग का हो जाएगा कोचिन, M से हो जाएगा मैसूर, G से हो जाएगा, और हाँ CMG इज्जत से बोल रहे हैं, CM भाई इज्जत दे रहे हैं, लेकिन G में वो JI वाला G को यूज़ मत करना वरना ट्रिक खराब हो जाएगी। डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, JI क्यों लिखे, शॉर्ट फॉर्म बस एक G लिखेंगे। तो CMG को CM को हम रिस्पेक्ट देंगे, C से हो जाएगा कोचिन, M से हो जाएगा मैसूर, हम क्योंकि हम आलसी हैं, हम दोनों आलसी, तो JI ना लिखने के बजाय 2 लेटर्स इस्तेमाल होंगे, इसलिए हम बस एक लेटर लिखेंगे G से हो जाएगा हमारा ग्वालियर। की को चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह मार देंगे, इग्नोर। H से हमारा हो जाएगा हैदराबाद, A से हमारा हो जाएगा अवध, और T से हमारा हो जाएगा त्रावणकोर। तो आई होप आपको सब्सिडियरी अलायंस पूरी समझ आ गई होगी। अब देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था। फिर से बता रही हूँ, इसको डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, डॉक्टराइन कोई नहीं पढ़ेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि अपने स्कूल में इसको ये डॉक्टराइन पढ़ते हैं, जो कि एकदम गलत है। इसको पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में होता क्या था, लॉर्ड डलहौजी ने इसको पास तो कर दिया, जो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहे थे इंडिया के, पास तो इन्होंने कर दिया मजे में। लेकिन इसमें होता क्या था, तो मैंने आपको बताया था सब्सिडियरी अलायंस को साइन करने की जरूरत पड़ी थी, पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को साइन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये ब्रिटिशर्स इसको ऑलरेडी किसी भी रूलर पे फोर्स कर देते थे, साइन वाइन नहीं कराते थे। तो ये तो सब्सिडियरी अलायंस हुई, तब ये दुर्दशा हुई बेचारे हमारे चिंटू लाल की। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में किसी से साइन वाइन नहीं कराते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी ये थी कि अगर कोई रूलर है, मानिए फिर से हम चिंटू लाल को ले रहे हैं, या फिर नहीं चिंटू लाल को नहीं लेते हैं, चिंटू लाल बोलने लगेंगे हमेशा हमें को सबसे बुरा दिखाया जाता है। अब लेते हैं पोपट लाल को। अब ये है हमारे पोपट लाल, ये भी चिंटू लाल की तरह अच्छे खासे रूलर थे, ये भी चिंटू लाल की तरह अच्छे खासे रूलर थे। लेकिन जब इनकी डेथ हुई तो इन्होंने अपने पीछे कोई सन नहीं छोड़ा, अपने पीछे इन्होंने अपना कोई बेटा नहीं छोड़ा। तो अपने पीछे इन्होंने कोई बेटा नहीं छोड़ा, तो अब क्या होगा, इनका जो किंगडम है वो कौन ले लेगा, ब्रिटिशर्स ले लेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर सन नहीं था, इनका अपना बेटा नहीं था, तो ये अडॉप्ट कर लेते कहीं से। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अडॉप्टेड सन को, गोद लिए हुए बेटे को ये राइट्स नहीं देते थे। अगर किसी भी राजा ने, जैसे हमारे पोपट लाल ने, किसी भी राजा ने अपने पीछे अपने डेथ के बाद अपना सन नहीं छोड़ा है, अपना खुद का सन नहीं छोड़ा है, जिससे उनका ब्लड रिलेशन है, अपना खुद का सन नहीं छोड़ा है, तो फिर क्या होगा, उनका किंगडम ब्रिटिशर्स ले लेंगे। एंड डॉटर्स को तो वैसे भी राइट्स नहीं